डीमार्ट 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 जहां देखो वहां एक नया स्टोर खुले जा रहा है। हमारा धंधा है कि मंदा हुआ पड़ा है और ये भाई साहब है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं बात कर रहा हूं आर के दमानी, राधा किशन दमानी जी की, जिन्होंने कोविड में भी रुकना नहीं सीखा है। उन्होंने 110 नए स्टोर खोल डाला कोविड के 3 सालों में। जी हाँ, 110 नए स्टोर कोविड के 3 साल में। जहां हमारा धंधा टूट टूट कर फूट फूट कर रो रहा था, इनका धंधा नई ऊंचाइयां छू रहा था। और इसी डीमार्ट ने उन्हें सेकंड रिचेस्ट पर्सन बनाकर छोड़ा, राधा किशन दमानी। आज का ये वीडियो डीमार्ट की सारी स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग, प्रोजेक्ट, गोल्स और चोरियां, क्या डीमार्ट में चोरियां भी होती है, हर चीज के बारे में बताएगा, सब कुछ खोल के रख देगा ये वीडियो। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत एनर्जेटिक हूं इस वीडियो के लिए। बस अंत तक बने रहना, मेरा साथ देना, क्योंकि एंड में मैं 4 बिजनेस स्ट्रैटेजीज डीमार्ट ने जो फॉलो की है मैं वो देने वाला हूं। और जो बिजनेसमैन है, होलसेलर, रिटेलर, उसके लिए तो खास एक सरप्राइज है आपके लिए वीडियो के एंड में, इसलिए वीडियो को जरूर देखना। नमस्कार, मेरा नाम आशीष गुप्ता है। मैं वन ऑफ द यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच हूं। आज आपके लिए लेके आया हूं डीमार्ट की पूरी कुंडली। चलो शुरू करते हैं। राधा किशन दमानी, डीमार्ट के ओनर, क्या इंसान है, क्या एंटरप्रेन्योर है, मजा आ गया। लॉन्ग टर्म सोच, लंबी रेस का घोड़ा है बंदा। 2002 में पहला डीमार्ट का स्टोर खोला और इतना अच्छा रिस्पॉन्स कि 8 साल 2010 तक 25 नए स्टोर खोल दिया। हाँ, शुरुआत थोड़ी धीरे जरूर हुई थी, लेकिन आज 2024 में इस वीडियो के टाइम पर पिछले 1-2 सालों से क्या ही रिस्पॉन्स, क्या ही नाम सुनने को मिल रहा है। हर एक एरिया में एक नया डीमार्ट ऐसा देखने को मिल रहा है। आई एम श्योर आपके भी घर के आसपास कोई ना कोई डीमार्ट जरूर होगा या तो बन रहा होगा। क्या ऐसा रीजन था जो पहले 8 सालों में डीमार्ट ने सिर्फ 25 स्टोर बनाया और अब अगले ही 8 साल में, यानी 2010 के बाद अगले 2018 तक 175 स्टोर हो गए और उसके अगले 4 साल में 2022 तक 300 का आंकड़ा छू दिया और अब 2024 तक 340 क्रॉस कर चुका है डीमार्ट का स्टोर। इतनी तगड़ी ग्रोथ एकदम से कैसे हो गई? क्या ऐसे स्ट्रैटेजीज थे जो डीमार्ट के ओनर राधा किशन दमानी जी ने फॉलो किए, और ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज है तो हम भी उनसे सीख कर अपने बिजनेस में फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहला रीजन डीमार्ट ने जो फॉलो किया है वो साइकिल रिवर्स कर दिया। क्या है वो चीज? वेंडर से कमाई, अर्निंग फ्रॉम वेंडर्स। आशीष क्या मजाक कर रहा है यार, हम लोग धंधे में कस्टमर को सेल करके प्रॉफिट बुक करते हैं और तू बोल रहा है कि वेंडर से कमाई, यानी हमको जो माल सप्लाई करता है राधा किशन दमानी जी उन्हीं से कमाते हैं? क्या मजाक कर रहा है? मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। राधा किशन दमानी जी वेंडर से कमाते हैं जितना कस्टमर से नहीं कमाते ऐसा लगता है, क्योंकि वेंडर से जब वो माल खरीदते हैं तो नंबर 1 बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं और डिस्काउंट लेते हैं, वो तो ठीक है। जब वो वेंडर से सामान लेते हैं तो उनके पास इतना बड़ा कस्टमर बेस है, इतने लोग डीमार्ट में आते हैं कि वेंडर्स जो सप्लायर्स होते हैं वो खुद चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट आपके स्टोर पे हो। एंट्री करते ही कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट दिखे, उनका सेल्स ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। इस चीज के लिए दमानी जी बोलते हैं ठीक है, तेरा प्रोडक्ट मेरे स्टोर पे दिखेगा जरूर, पर इसके मैं पैसे चार्ज करूंगा। जो स्लॉटिंग फीस होती है, जो जैसे आप डीमार्ट में घुसते हैं तो वहां पे कोई बड़ा बहुत कुछ चीजें टेबल ओबल नहीं होते, बट एक स्लॉट्स होते हैं जहां पे सामान रखे होते हैं, रेक टाइप अपन बोलते हैं उसको। उस जगह पे सामान रखने का दमानी जी स्लॉटिंग फीस के नाम पे फीस चार्ज करते हैं वेंडर से। पर स्लॉट कुछ अमाउंट है और उस अमाउंट के कारण उन्हें जो पर यूनिट कॉस्ट पड़ता है प्रोडक्ट का वेंडर से, वो डिक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ वेंडर से सिर्फ इतना ही नहीं, बल्क में क्वांटिटी खरीदते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं, उसके चक्कर में उन्हें क्वांटिटी का डिस्काउंट मिलता है। इतना ही नहीं, वो कैश पेमेंट, जहां उनके कॉम्पिटिटर 30 डेज, बिग बाजार तो 90 डेज में पेमेंट करता है, राधा किशन दमानी बोलते हैं नहीं, ना मैं तेरा पैसा रोकूंगा, ना मैं कस्टमर का घाटा करूंगा, मैं तुझे 7 दिन के अंदर पेमेंट करूंगा, 7 डेज। क्या कैश फ्लो है दमानी जी का, और साथ में अपने वेंडर्स का कैश फ्लो। वो तो बोलते हैं 7 दिन में पेमेंट लेके जा, लाखों का पेमेंट 7 दिन के अंदर करूंगा। जहां मेरे कॉम्पिटिटर्स तुझे 30 दिन झुलाते हैं, 90 दिन झुलाते हैं, मैं तुझे 7 दिन में तेरे बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट करवा दूंगा। क्योंकि अब वेंडर्स को पैसे 7 दिनों के अंदर आ रहा है, कैश फ्लो इतना तगड़ा हो रहा है वेंडर्स का। वो बोलते भैया दमानी जी तुम ही हमारे गुरु हो,
क्योंकि वेंडर्स को जिनके पास सामान मैन्युफैक्चरर से आता है या मैन्युफैक्चरर खुद जिन्हें और प्रोड्यूस करने के लिए पैसों की जरूरत होगी रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स दमानी जी के यानी डीमार्ट के उनके भरोसे रहते हैं, तो लटके रहते हैं कि कब पेमेंट आएगा, कब मैं पास ऑन करूंगा, कब माल लूंगा बनाऊंगा। दमानी जी बोलते हैं तू रुक मत, तू चलते रह, मैं तुझे पेमेंट की दिक्कत सॉल्व करके देता हूँ, तुझे 7 डेज में पेमेंट करके दूंगा। और फिर वेंडर्स बोलते, सप्लायर्स बोलते, वाह हमारा 90% प्रॉब्लम तो तुमने ऐसे सॉल्व कर दिया अगर तुम मुझे 7 डेज में पेमेंट करके दे रहे हो तो। इस चीज का लेकिन दमानी जी बोलते हैं मैं 7 दिन में पेमेंट तो जरूर करके दे रहा हूँ, पर इसके बदले में कुछ तो लगेगा ना बस। और लेते हैं डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और सब कुछ ले लेते हैं डीमार्ट वेंडर से, स्लॉटिंग फीस, बल्क क्वांटिटी का डिस्काउंट, कैश पेमेंट, जल्दी पेमेंट करने का डिस्काउंट, और ये सारा डिस्काउंट लेकर पास ऑन कर देते हैं कस्टमर की तरफ। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई माल 100 रुपए का कॉम्पिटिटर तक पहुंच रहा है वेंडर से और वो 110 रुपए में 10 रुपए प्रॉफिट करके बेच रहा है, तो डीमार्ट तक वो माल जो 100 रुपए का कॉम्पिटिटर तक पहुंच रहा है वो इनके पास कितने तक पहुंचता होगा? 100 रुपए का अगर माल पहुंचता है तो उसमें से पहले क्वांटिटी डिस्काउंट समझ लो 2 रुपए माइनस हो गई 98, फिर कैश डिस्काउंट माइनस हो गया 96, फिर स्लॉटिंग फीस मान लो 2 रुपए और माइनस हो गया 94। यानी जो माल 100 रुपए का है कॉम्पिटिटर के लिए, डीमार्ट के लिए बेयर मिनिमम 96 रुपीज में मिल रहा है। अब डीमार्ट क्या बोलता है, मैं 10 रुपए भी नहीं कमाऊंगा जो कॉम्पिटिटर कमाता है, मैं 5 रुपए रखूंगा। 96 में माल आया, इधर 100 में और 101 माल निकाल दूंगा। अब उसका बगल वाला कॉम्पिटिटर परेशान, यार 100 रुपए में मेरे को आ रहा है और डीमार्ट 100 रुपए में बेच कैसे रहा है, डीमार्ट 101 रुपए में कैसे बेच रहा है, 1 रुपए कैसे मार्जिन रखूं मैं। कॉम्पिटिटर वैसे ही परेशान, डीमार्ट हंसते हंसते अपने माल निकाल रहा है क्योंकि उसका प्रॉफिट भी हो रहा है, हालांकि कम हो रहा है, कम प्रॉफिट है इसीलिए सेल्स ज्यादा है, लोग ज्यादा है, और जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं डीमार्ट के स्टोर खुल रहे हैं। हाँ, स्टोर खुलने में डीमार्ट ने क्यों लेट कर दिया, क्यों पहले 8 साल में 25 स्टोर खोला बस और उसके बाद इतनी तेजी पकड़ा, उसका राज है। दमानी जी कहते हैं कि मैं डीमार्ट की ग्रोथ डीमार्ट के पैसों से करूंगा, ना कि लोन के पैसों से। डेट फ्री चलाऊंगा डीमार्ट को, मुझे जरूरत नहीं है किसी भी पैसों की। डीमार्ट के एक स्टोर से एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 लाख रुपए बचता है और एक डीमार्ट का स्टोर खोलने के लिए 4 लाख रुपए लगते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 4 साल तक मैं कोई डीमार्ट का स्टोर नहीं खोलूंगा। उस पहले डीमार्ट के स्टोर से मैं पहले 4 लाख जो एक्स्ट्रा की इनकम डीमार्ट मुझे हर साल दे रहा है जिसका कोई यूज नहीं है, वो 4 साल तक मैं कलेक्ट करूंगा और 4 लाख आने के बाद मैं सेकंड स्टोर खोल दूंगा। अब सेकंड स्टोर खोलने के बाद दोनों स्टोर से 1-1 लाख रुपए मुझे आ रहा है, तो हर साल मुझे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा के आ रहे हैं। मुझे एक डीमार्ट खोलने के लिए 4 लाख लग रहे हैं, तो मैं सेकंड ईयर में ही 4 लाख अरेंज कर चुका हूंगा और एक नया स्टोर खोल लूंगा। फिर 3 डीमार्ट 1-1 लाख रुपए मुझे ईयरली 3 लाख रुपए देंगे। अब मुझे एक नया और डीमार्ट खोलने के लिए 4 लाख रख रहे हैं, तो 1.5 साल के अंदर अंदर मैं चौथा स्टोर खोल दूंगा। अब 4 डीमार्ट मुझे 1-1 लाख रुपए साल के दे रहे हैं, मुझे सिर्फ 1 साल लगेगा चौथा से 5वां डीमार्ट को खोलने के लिए। और इस तरीके से शुरू तो धीरे हुआ, पर जो रफ्तार दमानी जी ने अब पकड़ी है कोई उनको रोक नहीं पा रहा है। वेंडर्स से अर्न करने के सिवा एक और स्ट्रेटेजी है उनकी, वो है एम्प्लॉइज का कॉस्ट लेस करना। जहां बाकी मॉल में एक कस्टमर के पीछे एक एम्प्लॉय उनके गाइडेंस के लिए होता है, उन्हें सेल्स टारगेट दिया जाता है कि तेरा मंथली सेल्स टारगेट ये है, तुझे इतना बनाना है, इतना सेल करना है, ये वो, इतनी एजुकेशनल ट्रेनिंग, इतना तुम्हें सिखाया जाएगा, उस पर खर्चा किया जाएगा। दमानी जी कहते हैं भैया डीमार्ट में हमको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हम एक भी एम्प्लॉय को सेल्स टारगेट नहीं देंगे, ना बहुत ज्यादा एजुकेट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे कि तुझे क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, कुछ नहीं। एक बेसिक सी ट्रेनिंग होती है जिसमें डीमार्ट में सामान कहाँ रखा है, कैसे रखा है, ये बता दिया जाता है, एक बिहेवियर सिखा दिया जाता है और कुछ नहीं। सिर्फ इतना सा काम है तेरा कि अगर तुझसे कोई पूछे कि भैया ये सामान कहाँ रखा है, तो तुझे उसे ये गाइड कर देना है कि भैया ये सामान यहाँ रखा है, तुझे उसके पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, तुझे कोई सेल्स टारगेट नहीं दिया जाएगा कि तुझे इतना सेल करना है, तो कुछ नहीं, बस वहां पे खड़े रहना, उनकी सहायता करना, और अगर कोई भी आइटम स्लॉट में से खत्म हो गया तो उसे रिफिल कर देना, इसके सिवा तेरा और कोई काम नहीं है। और इसी वजह से डीमार्ट 50% एम्प्लॉय के साथ काम करता है एज कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। बचाते बचाते इतना बड़ा एक खर्चा उन्होंने बचा लिया जो है रेंट। वो रेंट
का एक्सपेंस बचाते हैं और असेट बिल्ड करते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि उनके जो डीमार्ट है वो 90% ओन्ड है, कोई रेंट पे नहीं है भैया। हम अपनी प्रॉपर्टी खुद बनाएंगे। जैसा भी आपको मैंने बताया कि खुद के प्रॉफिट्स से डीमार्ट एक नया स्टोर खोलता है, उन्हें रेंट की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा वो स्लॉटिंग फीस के नाम पे रेंट तो खुद लेता है वेंडर से, तो उनका रेंट का एक्सपेंस जो पीएनएल के डेबिट में होता है और प्रॉफिट्स को भयंकर कम करता है, वो एक्सपेंस दमानी जी अवॉइड करते हैं, जिसके कारण उनका प्रॉफिट और इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि एक्सपेंस जो डेबिट होने वाला था और उनके प्रॉफिट को कम करने वाला था, वो तो बाहर चले गया, तो प्रॉफिट और इंक्रीज हो गया। और इसी के साथ स्लो ग्रोथ हुई, लेकिन उनकी असेट भी बिल्ड हो गई। और ना ही ऐसा कोई लोन लेते हैं जो एक्सपांशन में उनकी मदद करे। तो जब लोन नहीं लेते हैं, डेट फ्री डीमार्ट चलाते हैं, तो उसके चक्कर में इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी पीएनएल के डेबिट में अब नहीं जाता है। और एक एक्सपेंस जो बहुत बड़ा होता है और प्रॉफिट को गिराता है, वो भी उन्होंने अवॉइड कर दिया, तो और प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। सेम सेल्स पे ध्यान से सुनना, 20,000 करोड़ के सेल्स पे जहां उनके कॉम्पिटिटर्स 500 करोड़ कमा पाते हैं, हमारे डीमार्ट के ओनर 20,000 करोड़ में 5,000 करोड़ प्रॉफिट लेके जाते हैं। इन्हीं रीजंस के वजह से बचाते तगड़ा है। अभी इतना ही नहीं भैया, रेंट में ही नहीं, इन्होंने ऑपरेशनल कॉस्ट में भी बचौती की है, बचाया है। कैसे बचाया पता है? एम्बियंस को सिंपल रख के। भैया ये डीमार्ट खोलने से पहले 1999 में उन्होंने अपना बाजार से शुरुआत की थी, फ्रेंचाइजी हाथ में ली थी। उस बिजनेस मॉडल में उनको बिल्कुल भी मजा नहीं आया, बिल्कुल भी दम नहीं लगा, छोड़ छाड़ के चल दिए। उन्होंने एक हाइपर मार्केट शुरू करने का सोचा और इस बिजनेस के बारे में एनालिसिस, रिसर्च करना शुरू कर दिया। बहुत सारे सिटीज, बहुत सारे कंट्रीज गए, अलग अलग मॉल में घूमा, बैठकर ऑब्जर्व करते थे कि कस्टमर आखिर चाहता क्या है, आखिर माल बेचा कैसे जा रहा है, कस्टमर क्या पर्पस से एंटर करता है मॉल में या हाइपर मार्केट्स में। और फिर एक दिन वो यूएस में वॉलमार्ट में जब बैठे, तो वहां पे उनको डीमार्ट का थॉट आ गया कि भैया वॉलमार्ट कैसे कस्टमर डील कर रहा है और कस्टमर क्या चाहते हैं वॉलमार्ट से। सब कुछ अच्छी तरीके से रिसर्च करके, एनालाइज करके इंडिया में 2002 में डीमार्ट एस्टैब्लिश कर दिया। और यही रिसर्च एनालिसिस आज काम आती है। ऑपरेशनल कॉस्ट को भी इन्होंने इसी तरीके से बचाया। उन्होंने देखा कि भैया कस्टमर सिर्फ एक चीज चाहता है कि मेरे को सबसे अच्छा और सबसे सस्ता प्रोडक्ट मुझे मेरे हाथ में चाहिए, बाकी चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है। इतनी सी चीज ने डीमार्ट के एक्सपेंस को बहुत खतरनाक तरीके से बचाई। कैसे? डीमार्ट में आप जब एंटर करेंगे ना, तो देखेंगे उनका जो एम्बियंस है, जो इंटीरियर है, वो कोई बहुत ज्यादा पॉश नहीं है। वहां पे बहुत अच्छे अच्छे कुछ इंटीरियर डिजाइन्स नहीं लगे हुए हैं। वहां पे सीढ़ी एकदम नॉर्मल सी, एक लिफ्ट है। बहुत ज्यादा उन्होंने इंटीरियर पे कोई खर्चा नहीं किया। एक वेयरहाउस जैसा दिखता है जहां पे स्लॉट्स लगे हुए हैं, सामान रखे हुए हैं। कस्टमर खुद आता है, सामान उठाता है और बिलिंग करवा के घर जाता है। कोई बहुत बड़ा डिजाइन, एम्बियंस में कुछ खर्चा नहीं किया। एक सिंपल सा स्टोर टाइप रख दिया है, जिससे उसका मेंटेनेंस का खर्चा भी डीमार्ट का बचता है। तो उनका मेंटेनेंस पे भी खर्चा बचा। उन्होंने बचाया बहुत है, तभी कमाया है। बहुत ज्यादा शो ऑफ पे कोई खर्चा नहीं किया, ऑपरेशनल कॉस्ट बचाई, एडवर्टाइजमेंट तक में खर्चा नहीं किया, क्योंकि उनको पता था मेरे जो कस्टमर है वो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं। उनका माउथ से ही जो पब्लिसिटी होगी उसी से मेरा काम हो जाएगा, मुझे एडवर्टाइजमेंट पे भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जहां उनके कॉम्पिटिटर 6-7% अपने रेवेन्यू का एडवर्टाइजमेंट पे उड़ा देते हैं, ये भाई साहब 0.4% एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी ना के बराबर समझ लो, और इनका काम हो जाता है। जहां इनके कॉम्पिटिटर्स का 6 से 7% पे भी काम नहीं निकलता। ये सब तो ठीक है बिजनेस के सक्सेस की बात। हम हैं इंडिया में, जैसा मैंने बताया था कि जहां बहुत ज्यादा लोग, वहां है चोरी का रोग। क्या है कोई जो दमानी जी को भी टोपी पहनाता है? देखो, बिजनेस में चोरी, आग लगना, इन सब से अपन भाग तो नहीं सकते। जो अनयूजुअल लॉसेस होते हैं उनसे हम भाग तो नहीं सकते, लेकिन इस पे कंट्रोल दमानी जी ने कैसे लगाया और इन चीजों को आप भी अपने बिजनेस में कैसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला तो है सॉफ्टवेयर्स। ईआरपी सॉफ्टवेयर्स इतने तगड़े तगड़े सॉफ्टवेयर्स लगाते हैं जो उनके गोडाउन में, उनके स्टोर्स में क्या स्टॉक, क्या इन्वेंटरी आई, क्या सेल हुई, क्या बैलेंस है, सब कुछ एक क्लिक पर उनको बताती है। रेगुलर इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट्स
होते हैं जिसके कारण पता चलता है कि सब चीजें जगह पे है, कहीं इधर उधर नहीं हुई है, एज पर बुक्स और एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन सारे स्टॉक्स अपनी अपनी जगह पे है, कोई चोरी चकारी नहीं हुई है। ये तो बड़े चीजों के लिए कर सकते हैं, छोटे चीजों का पेन पेंसिल जेब में भर के कौन लेके जाता कौन नहीं, बट मेरे ख्याल से उसके लिए तो कोई अपना नाम बदनाम करेगा नहीं, क्योंकि दमानी जी ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल के रखा हुआ है। क्या है, बिलिंग काउंटर पे बिल करवाने के बाद आप जब सिक्योरिटी गार्ड से मिलते हैं, क्योंकि हर एक गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है, बिलिंग काउंटर के बाद जो आपके बिल से सैंपल बेसिस पे सामान चेक करते हैं और आइदर टिक मारते हैं या फिर देखकर छोड़ देते हैं सैंपल बेसिस पे कि आपने हर एक आइटम का बिलिंग करवाया हुआ है। अदर देन दिस सीसीटीवी लगे हुए हैं, हर कोपचे कापचे में तुम्हारे जगह पे सीसीटीवी चिपका के रखे हैं और वहां पे एक बैनर या बोर्ड लगा के रखे है कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंसेस। तो भैया अपने दिमाग में जैसे ही कुछ आता है, कुछ उठा लेता हूँ, वहां पे एक बोर्ड पढ़कर दिमाग शांत हो जाता है कि रहने दे भाई, ऊपर वाला सब देखता है। तो ये थे डीमार्ट की केस स्टडी, और एंड में जैसा मैंने आपको बताया था 4 ऐसी स्ट्रेटेजीज देने वाला हूं जो डीमार्ट फॉलो करता है। सबसे पहला है अवॉइड टेकिंग लोन इफ पॉसिबल फॉर एक्सपांशन। भाई तुम्हें एक्सपांड करना है ना, अपने दम पे करो, अपने बिजनेस के दम पे करो, लोन का चक्कर मत पालो, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट पीएनएल के डेबिट में जाके तुम्हारे ही प्रॉफिट को कम करता है, तुम्हारे कैश फ्लो को डिक्रीज करता है, क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट का पैसा बैंक लेके जा रही है। तुम लोन लेकर अपने ही सर पे बर्डन रखते हो कि यार पैसा देना है पैसा देना है, उसका इंटरेस्ट अलग तुमको परेशान करता है, तुम धंधे पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। अगर पॉसिबल है तो लोन मत लो। दूसरी चीज है कैश फ्लो जरूर इंक्रीज करना। इनफ्लो और आउटफ्लो कैश के तुम्हारे नजरों के आमने सामने होना चाहिए। तुम्हारे धंधे में एक तरफ प्रॉफिट थोड़ा कम जरूर कमा लेना, लेकिन इनफ्लो को बढ़ा देना, कैश के इनफ्लो को बढ़ा देना। कैसे? डेटर्स जो होते हैं जिनसे पैसा लेना बाकी रहता है, कुछ भी करना, कुछ नया लॉलीपॉप चिपकाना उनको, लेकिन पैसे जरूर लाना। लॉलीपॉप इन द सेंस डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट के लिए कुछ एडवर्टाइज या फिर कुछ प्रोडक्ट फ्री सैंपल के नाम पे उन्हें दे देना, या कुछ ना कुछ अपने बिजनेस के हिसाब से कुछ चिपका देना और कैश खींच लेना। क्योंकि तुम्हारे पास अगर कैश रहेगा तो उसका यूज तुम जितना भी उसे फ्री के नाम पर दोगे उसका 10 गुना कमा सकते हो। कैसे? एक्सपांशन के लिए सोच सकते हो, जो तुम लोन लेकर करने वाले थे उसका फालतू का इंटरेस्ट देते वो अपने ही पैसे से एक्सपांड कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, उसी पैसों से स्टॉक नया लाकर बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। उन पैसों का बहुत यूज है, मुझसे ज्यादा आपको पता है आपके धंधे में, लेकिन उन पैसों को लाने के लिए जरूर एक लॉलीपॉप अपने डेटर्स को चिपकाते रहना। इनफ्लो अच्छा रहेगा, आउटफ्लो पेमेंट अपने जो वेंडर्स को देते हो उनसे लॉलीपॉप खींचना। क्यों? क्योंकि जैसे डीमार्ट वेंडर्स से कमा रहा है, तुम्हारा भी फर्ज है अपने वेंडर से कमाना। उसको 7 दिन में पेमेंट, अगर बाकी तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स 20 दिन 25 दिन 30 दिन देते हैं, तुम भी 7 दिन में 1 हफ्ते में चिपकाओ पेमेंट, डेटर से खींचकर इधर पास करो। और इसी से मिलता जुलता पॉइंट है थर्ड पॉइंट, पास ऑन द बेनिफिट्स, वर्क फॉर योर कस्टमर। भैया तुमको जो भी वेंडर से कभी कभी क्या होता है, फ्री का माल आता है। जैसे तुमने 100 पेटी बेचा तो तुमको एक छोटा सा गिफ्ट मिल गया, एग्जांपल इंडक्शन मिल गया, या कोई छोटी छोटी चीजें मिलती है जो फ्री की, उसे पास ऑन कर दो या कम में निकाल दो। किसी भी तरीके से कस्टमर का बेनिफिट करवा दो। उससे लगना चाहिए कि भैया ये चीज तो इनका कॉम्पिटिटर नहीं कर पाता, वो ये कर रहे हैं, तब बात बन जाएगी। किसी भी तरीके से तुम्हारा लॉस भी नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हें वो माल फ्री का मिल रहा है। कभी कभी होता है कि 100 पेटी पे 2 पेटी फ्री मिलती है, तो तुम्हारा पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो गया। तो तुम भी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज करके अपने कम से कम अच्छे कस्टमर्स को तो चिपकाओ, जिससे उनका ट्रस्ट तुम पर बना रहेगा और वो माउथ पब्लिसिटी भी करेंगे कि भैया हम यहां से लेते हैं और तुम्हें कभी छोड़कर भी नहीं जाएंगे। कुछ एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस खर्चा करो, बोर्ड लगाओ दो, जलेबी की दुकान है तो बड़े बड़े जलेबी के पोस्टर, एकदम बड़ी सी जलेबी दुकान के लाके चिपका दो। समोसे की दुकान है, बड़ा सा समोसा लगा दो। अरे कुछ ऐसा एक्टिविटी कर दो जो देखकर ही कस्टमर बोले यार ये क्या चीज है, चलते हैं यहाँ पे। कुछ एक नया इनोवेटिव आइडिया जरूर लाओ, जैसे दमानी जी अपने धंधे में लेके आते रहते हैं। और चौथी स्ट्रैटेजी तो डीमार्ट बोलती है, डिक्रीज योर एक्सपेंस, इनकम विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। अपने खर्चों को कम करो, इनकम अपने आप, प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा तुम्हारा। रेंट कम हुआ, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हुई, एम्प्लॉय कॉस्ट कम हुई,
पीएनएल में जो डेबिट आइटम है वो कम हुए, इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ना चालू कर दी। ये 4 स्ट्रैटेजीज थी जो डीमार्ट अपने बिजनेस में फॉलो करता है, जो आप भी अपने बिजनेस में फॉलो कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ 4 स्ट्रैटेजीज थी। मैंने जैसा बोला था कि होलसेलर रिटेलर वालों के लिए एक सरप्राइज है, भैया ये तो 4 स्ट्रैटेजीज थी। मैं ऐसी 10 स्ट्रैटेजीज लेकर आ रहा हूं अगली वीडियो में, जो आपकी टूटी हुई हिम्मत और टूटे हुए धंधे दोनों को खड़ा कर देगा। ये मेरी गारंटीड है। और अगर ना हुआ ना तो भैया अनसब्सक्राइब करके चले जाना चैनल को। अंत तक देखने के लिए और आपका बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।